नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप उपाध्याय और आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट प्रयागराज। पिछले भाग में हमने जाना था कि आईपीसी और आरटीई एक्ट 2019 बच्चों के अधिकारों और उसकी सुरक्षा को लेकर क्या-क्या प्रावधान बताते हैं। और आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अध्यापक की जिम्मेदारियों के बारे में। एक शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, वह समाज के भविष्य यानी बच्चों का निर्माण करने वाला भी होता है। तो आइए समझते हैं एक अध्यापक की कौन-कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे एक सच्चा गुरु बनाती है और बच्चों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। थोड़ा हम आईपीसी को भी लेके साथ में चलेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो के तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के तरफ। पहला नंबर, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल। टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल में अकॉर्डिंग टू आईपीसी एंड आरटीई एक्ट। आईपीसी का फुल फॉर्म हमने पहले भी वीडियो में बताया था, इंडियन पैनल कोड होता है। और आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षक की सामान्य जिम्मेदारियां। आइए कुछ पॉइंट है यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट पे कि क्या शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है। पहला नंबर, विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना। सभी बच्चों को समान अवसर देना। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करना। बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक पर ध्यान देना। पढ़ाई को रोचक और समझने योग्य तरीके से समझाना। जैसे हम किसी भी बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का सहायता लेना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि हम यहाँ पे बच्चे को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और एक चित्र के माध्यम से भी अगर हम बच्चे को कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो उसे अच्छा आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चे को पढ़ाने के लिए एक चित्र का भी सहायता ले सकते हैं। विद्यालय के नियमों का पालन करना और अनुशासन बनाए रखना। विद्यालय के जो भी नियम हैं उसे हमें पालन करना चाहिए, ईमानदारी से पालन करना चाहिए और स्कूल में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी गुणवत्ता, अगर थोड़ा भी गुणवत्ता कम है तो आप सीधे माने उनके बच्चे के अभिभावक से बात करना चाहिए। कोई भी कमी दिख रही है, बच्चा होमवर्क करके आ रहा है, नहीं करके आ रहा है, तो आप सीधे उनके अभिभावक से, पेरेंट्स से बात करिए। इसका निष्कर्ष, शिक्षक समाज के निर्माता हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक बच्चे के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना भी उनका नैतिक और कानूनी कर्तव्य होता है। चलिए चलते हैं स्लाइड नंबर 2 पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2019। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देना। जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना, यह कानून में लिखा गया है। कह रहा है कि हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शिक्षक और विद्यालय दोनों की जिम्मेदारी होती है। किसी भी बच्चे से फीस, दान या शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह आरटीई एक्ट 2019 में दिया गया है कि किसी भी बच्चे से हम अगर उनको शिक्षा दे रहे हैं तो उनसे हम शिक्षा के बदले फीस नहीं लेंगे और उनको हम फीस या कोई दान नहीं लेंगे, उनको हम निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करते हैं। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले। बच्चे की समझ और स्तर के अनुसार पढ़ाई कराना चाहिए। बच्चे उनको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि उनको समझ में भी आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा हिंदी मीडियम का है और हम उसे इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे तो क्या करेगा, वो ऊपर से फ्लो कर जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा। वो जैसा समझे हमें उससे उस लैंग्वेज में, उस भाषा में, उस तरीके से उसे समझाना चाहिए। कक्षा में समान अवसर देना चाहिए। सभी बच्चे को एक अनुरूप हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। सभी को एक समय देना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
समय की पाबंदी और कर्तव्य निष्ठा। शिक्षक को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए। निर्धारित समय पर पढ़ाई शुरू और समाप्त करनी चाहिए। जैसे ही बेल लग रही है, शिक्षक क्लास में प्रवेश करें और जैसे ही बेल ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो क्लास से सीधे बाहर चले जाएं। ऐसा नहीं है कि दूसरा टीचर आके बाहर खड़ा रहे और शिक्षक पढ़ाने में बिजी हैं, तो ऐसे दूसरे टीचर का भी समय खराब हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। किसी बच्चे के साथ शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ प्यार, सहानुभूति और प्रोत्साहनपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विद्यार्थियों की प्रगति पर ध्यान देना। हम क्या ऐसा करें कि विद्यार्थियों में प्रगति आए। हर बच्चे की सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। कौन सा बच्चा कैसा है, कौन सा बच्चा हाई लेवल का है, उनकी सोच की कैपेसिटी उनकी ऊपर है, किसकी नीचे है, हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को अतिरिक्त सहायता, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी सहायता ज़्यादा करनी चाहिए। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। आरटी एक्ट की धारा 16 में यह बताया गया है कि किसी भी बच्चे को फेल करना यह कानूनी अपराध होता है और न उन्हें स्कूल से निकाला जाए। विद्यालय के वातावरण को सुरक्षित बनाना। स्कूल को बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक स्थान बनाना। बाल अधिकारों की रक्षा करना। भेदभाव रहित माहौल तैयार करना। इसका निष्कर्ष रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट 2009। ये क्या इसका निष्कर्ष है? आरटी एक्ट 2009 शिक्षक को केवल पढ़ाने का ही नहीं बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास, सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी सौंपता है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह हर बच्चे को सम्मान, अवसर, प्रेरणा और प्यार दे ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। शिक्षक की शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करना। प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी इच्छा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। विषय की गहरी समझ के साथ स्पष्ट और सरल तरीके से पढ़ाना। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को तो चाहिए कि सबसे पहले वो खुद पढ़े और पढ़ने के बाद फिर बच्चे को ज्ञान दे, फिर बच्चे को पढ़ाए। ऐसा नहीं है जब हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे को हम क्या पढ़ाएंगे, वहीं जाके फंस जाएंगे और फिर बच्चे क्या करेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर। तो उचित होगा कि हम सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में हम खुद पढ़ लें और फिर हम बच्चे को पढ़ाएं। बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। समय पर पढ़ाई और कक्षा संचालन। आइए, समय पर पढ़ाई और कक्षा संचालन क्या कह रहा है? समय से स्कूल पहुंचना और कक्षा को नियमित रूप से संचालित करना। मीन्स कोई भी टीचर समय से स्कूल पहुँचे और अपने क्लास को समय के अनुसार उससे स्टार्ट करे और समय के पहले उसे ख़त्म करे। ऐसा नहीं है कि बेल ख़त्म हो जाए और हम पढ़ा ही रहे हैं, नेक्स्ट टीचर आके गेट पे खड़ा है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें समय के साथ क्लास में जाएं और समय के साथ हम क्लास से बाहर हो जाएं। अनुपस्थिति बच्चों के लिए पुनरावृत्ति की व्यवस्था करना। जो भी बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, उनके लिए एक अलग लिस्ट बनाना, उनके पेरेंट्स से बात करना कि बच्चा आज क्यों नहीं आया है, ऐसा वैसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की व्यवहारिक जिम्मेदारियां। शिक्षक की व्यवहारिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं? विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना। सबसे पहला क्या होता है कि विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना।
अनुशासन और आदर्श व्यवहार का प्रदर्शन करना, समानता और निष्पक्षता बनाए रखना, सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार बनाए रखना। ठीक है, किसी के साथ अलग नहीं बनाना है, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार बनाना है। बच्चों की सुरक्षा और देखभाल, सभी बच्चों के ऊपर एकदम निगरानी रखना है कि कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सा बच्चा अगर पता चला कि हम उनके ऊपर निगरानी नहीं रख रहे हैं तो कोई भी बच्चा गिर सकता है, उन्हें चोट लग सकती है। विद्यालय के वातावरण में सहयोग करना, जो भी विद्यालय का इन्वायरमेंट है उसमें हमें पूर्णतः सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में हम भले एक टीचर के पद पे हैं लेकिन विद्यालय भी हमारा ही है, तो हम उसे अपना समझ के वहाँ पे हमें उसके इन्वायरमेंट में सहयोग करना चाहिए। अभिभावकों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना, अगर कोई भी बच्चे के घर से कोई भी पेरेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ हमें प्रेम से बात करना चाहिए। बच्चों के आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाना, बच्चों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना, अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा नंबर ज़्यादा पा जा रहा है तो वहाँ पे हमें उसकी बड़ाई करना चाहिए, वाह तुम बहुत अच्छा नंबर पाए हो, अब पढ़ रहे हो, ऐसा वैसा। इससे बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ हम वाकई में अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गलती होने पे डांटने के बजाय समझाना और सुधारने का अवसर देना, अगर हम टेस्ट हो रहा है बच्चा गलत किया है तो वहाँ पे हमें समझाना चाहिए, ना कि उसे मारना पीटना चाहिए। समझाने से वो क्या करता है, बच्चा उसे सुधार के आता है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में या टेस्ट में वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बच्चों में सकारात्मक सोच और नियंत्रण विकसित करना, इसका सीधे सीधे निष्कर्ष यह निकलता है कि एक शिक्षक का व्यवहार ही उसकी शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। अगर शिक्षक संवेदनशील, ईमानदार और आदर्श व्यवहार रखेगा तो सभी बच्चे भी वैसा ही बनना सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेक्शन 17 ऑफ द RTE एक्ट, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 17 IPC सेक्शन 17 क्या कहता है। चलिए सबसे पहले हम 17 क के बारे में हम जानते हैं। किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, मतलब किसी भी बच्चे को हमें शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, मतलब उसे मारना पीटना नहीं चाहिए, मानसिक उत्पीड़न नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, कानूनी निषिद्ध, यह कानूनी अपराध होता है। यहाँ पे धारा 17 सेक्शन 17 ख क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षक या स्कूल कर्मचारी इस प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पे कानूनी दंड, लीगल पनिशमेंट भी दी जा सकती है, तो इसका पालन हम ध्यान से करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को भय, हिंसा, अपमान से मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान करना, विद्यालयों को सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान बनाना। बच्चे पर शारीरिक या मानसिक दंड देना अपराध है। शिक्षक को हमेशा सम्मान, सहानुभूति और प्रोत्साहनपूर्ण व्यवहार करना या रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पनिशमेंट अंडर IPC इंडियन पैनल कोड, अभी जस्ट हमने इसके पहले ही बताया है इसके बारे में, इसमें कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें हैं जो अभी हमने पूर्व में आपको बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। फिजिकल पनिशमेंट सेक्शन 323 IPC एक्ट 323 एंड 325 IPC एक्ट, हमने पिछली पार्ट में इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया है। अगर इसके बारे में किसी को ना समझ में आया हो तो हमारी पिछली पार्ट की जो वीडियो इस पे आई है उसको अच्छे से वहाँ जाके देख लें। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेंटल हरेसमेंट, थ्रेट आर इंसल्ट, यहाँ पे थोड़ा इंसल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, UN नहीं होगा, INSULT। इंसल्ट मीन्स होता है अपमान करना। मेंटल हरेसमेंट, थ्रेट और इंसल्ट। आइए चलते हैं सेक्शन 504 IPC एंड 506 IPC क्या कहता है। वैसे तो हमने पार्ट फर्स्ट में भी हमने इसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। चलिए चल रहे हैं। मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हरेसमेंट, जो हमारा धमकी या अपमान से रिलेट करता है, किसी भी बच्चे को धमकी देना, अगर कल तुम होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आओगे तो हम तुम्हें यहीं पे मुर्गा बनवाएंगे या हम तुम्हें पीटेंगे,
ऐसा नहीं करना चाहिए और न बच्चे को अपमानित करना चाहिए। अपमानित करने का मतलब मेरा यह कहना है कि किसी भी बच्चे को किसी अदर बच्चे के सामने अपमानित नहीं करना चाहिए। अगर होमवर्क नहीं करके आया है तो हमें दूसरे क्लास में ले जाके वहाँ सॉरी बुलवाना सभी बच्चों के सामने, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कानूनी गलत है, यह एक अपराध होता है। चलिए यहाँ चलते हैं। मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हरेसमेंट, किसी विद्यार्थी को लगातार डांटना। मीन्स हम जैसे चुन लिए कि हाँ ये बच्चा कमज़ोर है तो हम बार बार आएंगे क्लास में तो उसी को डांटेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे को नीचा दिखाना, अगर वो छोटी कास्ट का है तो हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते, ये गलत होता है। ठीक, या बच्चा कमज़ोर है तो हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते, ये भी गलत होता है। या ताना मारना, उसे ताना भी हम नहीं मार सकते, मानसिक उत्पीड़न कहलाता है। यह सब क्या होता है? मानसिक उत्पीड़न कहलाता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा ये सब करने से क्या होता है? बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आईपीसी देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 17 के तहत मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध होता है। अभी हमने जस्ट पहले ही आपको यहाँ पे सेक्शन 17 फर्स्ट और 17 सेकेंड के बारे में हमने बताया। चलिए यहाँ पे शिक्षक को बच्चे के साथ सम्मान सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। धमकी, थ्रेट, किसी विद्यार्थी को डराना या सजा की धमकी देना, जैसे तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें निकाल दूंगा, अगर तुम्हारी फीस नहीं जमा होगी तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यह आईपीसी धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत आता है। सजा 2 साल की जेल आपको हो सकता है और कुछ नगद जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह भय मुक्त वातावरण अपने विद्यालय में बनाए रखे। चलिए इंसल्ट के बारे में हम बात करते हैं। अपमान, इंसल्ट मीन्स होता है अपमान करना और थ्रेट मीन्स होता है धमकी देना। इंसल्ट, किसी बच्चे का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना, गाली देना या उसे ही महसूस कराना। मीन्स उसे हीन महसूस कराना, उसे हीन मतलब नीचा गिराना या नीचा दिखाना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह अपमानजनक व्यवहार होता है, यह कानूनी गलत है। यदि किसी छात्रा के साथ अशोभनीय टिप्पणी की जाती है तो यह आईपीसी धारा 509 के अंतर्गत अपराध है, जिसमें सजा हमें 3 साल की जेल हो सकता है और कुछ जैसे 3 लाख रुपए जुर्माना भी हमें दोनों भी देना पड़ सकता है। मीन्स जेल भी होगा और हमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। हर बच्चे को सम्मान, सुरक्षा और सम्मान व्यवहार पाने का अधिकार है। शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चा डर या अपमान के बिना सीख सके। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा शिक्षा के उद्देश्य के विरुद्ध है। इसका निष्कर्ष, बच्चे पर डर, अपमान, मानसिक दबाव डालना अपराध है। शिक्षक का असली कर्तव्य है बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेरणादायक वातावरण देना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चाइल्ड एब्यूज़ केस। पास्को एक्ट, आपने सुना होगा पास्को एक्ट 2012 एंड जेवलिन जस्टिस एक्ट। पास्को एक्ट के बारे में हमने पहले पार्ट में भी बताया था, अगर आपको देखना है तो पहले पार्ट देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जेवलिन जस्टिस एक्ट। ये क्या होता है? जेवलिन जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। चलिए देखते हैं होता क्या है, थोड़ा सा नया है, इसके बारे में आप भी जानिए, हम भी देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम एक ऐसा कानून है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिनियम उन बच्चों से संबंधित है जो कानून का उल्लंघन, अपराध करते हैं या जो संरक्षण और देखभाल, केयर प्रोटेक्शन के ज़रूरतमंद होते हैं। किशोर या बालक की परिभाषा, 18 वर्ष से कम उम्र का हर लड़का या लड़की किशोर जेवलिन नील कहलाता है। ऐसे बच्चे को किसी भी अपराध के लिए सामान्य अपराधी की तरह दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी बच्चा है वो 18 साल के नीचे है और उसने हत्या कर दिया, हत्या करने पे आपको पता है कि हमें 302 का धारा लगता है जिसमें 6 साल की जेल हो सकती है। लेकिन अगर वो बच्चा 18 साल का है तो हमें एक
किसी एक सामान्य अपराधी की तरह उसे नहीं दंडित किया जाता है। उद्देश्य अपराध करने वाले बच्चे को सुधारने, रिफॉर्म, शिक्षा देने का अवसर देना, बच्चे को सुरक्षित वातावरण और देखभाल प्रदान करना, बच्चों के साथ मानवता, संवेदना और सम्मान से व्यवहार करना उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। दो प्रमुख वध, टू मेन कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, जैसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जो बच्चा अपराध में शामिल पाया जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा हो, जैसे उसने क्या मर्डर कर दिया तो अपराध है, उसमें अगर पाया जाता है। चाइल्ड इन नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन, जो बच्चा अनाथ, बेसहारा या उत्पीड़न का शिकार होता है। जेवलिन, यहाँ पे देखिए अधिनियम के तहत संस्थाएं, जैसे यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा पाया जाता है तो वहाँ पे कुछ संस्थाएं, इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जैसे जेवलिन जस्टिस बोर्ड JJB अपराध में शामिल बच्चों के मामलों को सुनता है। अगर कोई भी बच्चा 18 साल का है, 18 साल के अंडर है, उसने कोई अपराध कर दिया तो JJB क्या मामले को सुनता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले को संभालता है। ऑब्जर्वेशन होम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बच्चों के रहने और सुधारने के लिए स्थान, जहाँ पे बच्चे सुधारे जाते हैं, रखे जाते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन होम भी कहा जाता है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं उसे। दंड की बजाय सुधार, किसी अगर 18 साल के नीचे का कोई भी बच्चा है, उसने कोई अपराध किया है तो वहाँ पे उसे दंड नहीं दिया जाता, उसे सुधारा जाता है। कि किशोर न्याय अधिनियम का मकसद सजा नहीं बल्कि सुधारना होता है। बच्चे को काउंसलिंग, शिक्षा, प्रशिक्षण देकर सुधारा जाता है। गंभीर अपराध में भी बच्चे को वयस्क की तरह तभी ट्रायल किया जा सकता है जब वह 16 वर्ष से ऊपर हो। मतलब कोई अगर गंभीर अपराध कर दिए हो, वहाँ पे आप बड़े लोगों की तरह ट्रीट तब किया जाता है जब आप 16 साल के ऊपर होते हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण अधिनियम क्या कहता है? पहला कानून 1986, संशोधित कानून 2000, नवनीत जेवलिन केयर एंड प्रोटेक्शन केयर एक्ट 2015। इसके बारे में हम आपको तीसरे पार्ट में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट। आइए चलते हैं, टीचर्स कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। शिक्षक का आचार संहिता, टीचर कोड ऑफ कंडक्ट। विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य, जैसे पहला नंबर हमारा आता है विद्यार्थियों के लिए कर्तव्य। विद्यार्थियों के लिए टीचर्स का क्या कर्तव्य होता है, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। सभी विद्यार्थियों के साथ सम्मान, निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार करें। किसी भी विद्यार्थी के शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न न करें। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करें। उसकी गोपनीयता, प्राइवेसी और आत्मसम्मान, डिग्निटी की रक्षा करें। शिक्षक को प्रेरणादायक और रुचिकर बनना चाहिए। विद्यालय के प्रति कर्तव्य, आइए देखते हैं विद्यालय के प्रति एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है। विद्यालय के नियमों और नीतियों का पालन करना चाहिए। स्कूल की प्रतिष्ठा, अनुशासन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना चाहिए। समय पर आए और अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी प्रदर्शित करें। सहकर्मियों के साथ सहयोग और टीम वर्क बनाए रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि शिक्षक से जुड़ी जिम्मेदारियाँ, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। विषय की सही और गहरी जानकारी के साथ पढ़ाएं। अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे हम अपना ही ले लेते हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम मैथ में भी आता है और नंबर सिस्टम कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन दोनों का कार्य अलग होता है, बस नेम ही हमारा सेम है। हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं या पाइथन पढ़ाने जा रहे हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पे उसके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ठीक, तो हमें पूरी जानकारी लेके तभी बच्चों के सामने जाना चाहिए और उनको पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और गति पर ध्यान दें। लेसन प्लान बनाकर नियमित रूप से पढ़ाई कराएं। बच्चों की सकारात्मक सोच और रचनात्मक सोच को बढ़ावा दें।
आइए थोड़ा सा हम इसे संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक का आचरण ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षक का हर व्यवहार बच्चों के लिए एक जीवंत उदाहरण लाइव एग्जाम्पल बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे एक थॉट दिया गया है, द ट्रू एम ऑफ अ टीचर। एक टीचर का ट्रू एम क्या होता है? अ टीचर्स गोल टू डेवलप अ चाइल्ड पर्सनालिटी, नॉट जस्ट प्रिपेयर देम फॉर अ एग्जाम। शिक्षक का लक्ष्य केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं होता, बल्कि उसके व्यक्तित्व का विकास कराना भी होता है। एक सच्चे शिक्षक का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को किताबों का ज्ञान देना या उन्हें अच्छे अंक दिलवाना नहीं होता। उसका असली कार्य बच्चे के पूरा व्यक्तित्व को निखारना भी होता है, जिसमें उसके नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यवहार, बिहेवियर, सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड शामिल होते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह हर बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दे कि वे के न केवल परीक्षा में सफल हों, बल्कि जीवन में भी ईमानदार, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सके। छोटी सी एक लाइन है आपके लिए, अच्छा शिक्षक वह नहीं जो सिर्फ उत्तर सिखाए, अच्छा शिक्षक वह नहीं जो उत्तर सिखाए, बल्कि वह जो सोचने, समझने और सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ नया लेके आपके सामने आएंगे, जहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपको और अच्छी मिलेगी।